डिजीज अपनी कोलीग्रेनुलोमा या जिसको आप हजारे डिजीज भी कह रहे हैं। ई कोलाई की नेक्स्ट डिजीज, तो पहली डिजीज अपन कौन सी कोलीसेप्टिसीमिया, फिर कौन सी कही ओम्फेलाइटिस। ओम्फेलाइटिस का दूसरा नाम क्या था भाई, मशीचिक डिजीज और योकसैक डिजीज। तो अब अपने पास क्या है, कोलीग्रेनुलोमा जिसका दूसरा नाम हजारे डिजीज। ठीक है, तो ये अडल्ट बर्ड्स की बीमारी है। तो यह जो कोलीग्रेनुलोमा की बीमारी है अडल्ट बर्ड्स की बीमारी है। तो अडल्ट बर्ड जो है वो ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं, वो रेयर डिजीज़ है, नॉर्मल कंडीशन में ना दिखा रहा है बीमारी। ठीक है, तो यह कोलीग्रेनुलोमा की बीमारी है, यह रेयरली ये देखने मिला रहा है अडल्ट बर्ड्स के अंदर। अडल्ट बर्ड्स के अंदर नॉर्मली देखने मिला रहा है, रेयरली देखने मिला रहा है। ये कंफ्यूजिंग बात है, नॉर्मली देखने मिला है, रेयरली देखने मिला रहा है, यानी कि अडल्ट बर्ड जो होंगे उनके अंदर यह बीमारी कॉमन है। अगर तीन कैटेगरी ले, एक यंग बर्ड, एक अडल्ट बर्ड और एक ओल्ड बर्ड, तो जो अडल्ट बर्ड होंगे वो इस बीमारी के ज़्यादा ससेप्टिबल हैं। रेयर डिजीज़ का मतलब है यानी कि जितनी भी बीमारी होंगी ना उसमें यह रेयरली मिलेगी। यानी कि अगर 10 में से 7 बर्ड्स जो है वो बीमार हैं ना, तो 7 में उसमें से 1 या 2 मुश्किल से मिलेंगे जिसका कोलीग्रेनुलोमा होगा, मतलब है यो। ठीक है, रेयर डिजीज़ का मतलब है 10 में से 7 बीमार हैं तो 7 में से 1 या 2 का बड़ी मुश्किल तक कोलीग्रेनुलोमा मिलेगा। तो और जो 1 या 2 जो वो बीमार है ना वह भी अडल्ट बर्ड मिलेंगे। ठीक है, उनके अंदर कोलीग्रेनुलोमा देखने लगा। कोलीग्रेनुलोमा का दूसरा नाम है हजारे डिजीज। ठीक है, कोज बाय ई कोलाई म्यूकोइड स्ट्रेन। जो ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसका म्यूकोइड स्ट्रेन जो है वो कोलीग्रेनुलोमा कोज कराया रहा है या हजारे डिजीज कोज कराया रहा है। इसके बाद लीजन्स के देखने मिला है। पहला ग्रेइश वाइट नोड्यूल्स, तो कोलीग्रेनुलोमा की जो कंडीशन आ रहा है उसके अंदर ग्रेइश कलर के वाइट नोड्यूल्स देखने मिलेंगे। ठीक है, और उनका साइज जो है वो अलग अलग टाइप का उसका है। नोड्यूल्स यानी ग्रेनुलोमा बनेगा, जिस तरह ट्यूबरक्लोसिस के अंदर ग्रेनुलोमा बना कर है तो उस तरह का इसके अंदर भी ग्रेनुलोमा बनेगा। लेकिन जो ट्यूबरक्लोसिस का ग्रेनुलोमा, इसका ग्रेनुलोमा में दिन रात का अंतर मिलेगा, वो मैं बाद में डिफरेंस बताऊंगा कि अंतर होगा। ठीक है, तो कोलीग्रेनुलोमा के अंदर ग्रेइश वाइट नोड्यूल्स देखने मिलेंगे जिनका साइज अलग अलग साइज का होगा, और उनकी जो शेप होगी, शेप या साइज़ की बात करें तो मिलेट सीड यानी जो बाजरे का दाना है उससे लेकर ना बहुत बड़े मक्का का दाना टाइप के जो है उस साइज़ तक के मिल सके। मक्का का दाना मैंने ज़्यादा बोल दिया यार, बाजरे का दाना से लेकर ना गेहूँ का दाना तक के। हाँ, क्योंकि जो अरे यार थोड़ा बर्ड की बॉडी का भी तो ख्याल रख। बर्ड की बॉडी के अंदर मक्का का दाना का बराबर अगर नोड्यूल्स बनने लगे फिर बर्ड का रहो के ऑर्गन इतना बड़ा हो बस गिनती चिणकी ना। हाँ, तो बाजरे का दाना से लेकर ना गेहूँ का दाना का साइज़ तक का हो, यानी जो वीट हो ना वीट उसका दाने का साइज़ तक का उसका। ठीक है, मिलेट सीड से लेकर ना वीट का सीड तक का साइज़ का उसका, तो छोटा से छोटा लेकर लार्ज से लार्ज साइज़ का उसका। ठीक है, प्रोजेक्टिंग फ्रॉम सीरस सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन है मैंने बताई थी ना, ई कोलाई जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर नॉर्मली मिला कर है। तो इंटेस्टाइन का जो सीरस सरफेस होगा उसके अंदर अपन ये नोड्यूल्स देखने मिलेंगे। ग्रेइश वाइट नोड्यूल्स जो हैं वो अपन इंटेस्टाइन का सीरस सरफेस के अंदर देखने मिलेंगे, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी लीजन्स देखने नहीं मिलेंगे। अगर आप बर्ड जो मरिया है उसका पोस्टमार्टम कराएंगे तो एक आप उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन देखा है तो उसका सीरस सरफेस के अंदर अपन ग्रेइश वाइट नोड्यूल्स देखने मिलेंगे, लेकिन जो उसकी लार्ज इंटेस्टाइन होगी उसके अंदर कोई भी नोड्यूल्स देखने नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके अंदर कोई भी लीजन्स नहीं देखने मिलेंगे। नोड्यूल्स और कितने देखने मिलेंगे, नोड्यूल्स अपन लीवर के अंदर देखने मिलेंगे, उसका गिजार्ड के अंदर देखने मिलेंगे, लंग्स के अंदर देखने मिलेंगे और किडनीज के अंदर देखने मिलेंगे। अगर इंटेस्टाइन से अलग बात करा, अगर वो ई कोलाई जो है इंटेस्टाइन से बाहर निकल कर और ऑर्गन्स के अंदर चली गई तो वह कित और नोड्यूल्स बनाओगी, वह बनाओगी लीवर के अंदर नोड्यूल्स बनाओगी, वह गिजार्ड के अंदर नोड्यूल्स बनाएगी। गिजार्ड का मतलब मैकेनिकल स्टमक, जहाँ पर थोड़े थोड़े स्टोन्स मिला कर हैं, यानी कि बर्ड का वो पार्ट जिसके अंदर फीड जाया कर उसकी ग्राइंडिंग होया कर। तो गिजार्ड के अंदर जो है अपन नोड्यूल्स मिलेंगे, उसका लंग्स के अंदर अपन नोड्यूल्स मिलेंगे, और उसकी किडनीज़ के अंदर अपन नोड्यूल्स मिलेंगे। एक सीक्वेंस में बताऊँ तो एक बात याद रखिए, पहले आप अगर मुंह से स्टार्ट करा तो सबसे पहले आप एनकाउंटर कराएं तो कौन सा पार्ट होगा, लंग्स होगा। लंग्स से बाद क्या होगा, लीवर होगा। लीवर के बाद क्या होगा, गिजार्ड होगा। गिजार्ड के बाद क्या होगी, किडनी आऊँगी। ठीक है, किडनी और लीवर के बीच में क्या होगी, इंटेस्टाइन आऊँगी। इस तरह याद रखिए। ठीक है, क्योंकि पहले अगर बॉडी काटेंगे तो बर्ड की बॉडी आप सारा का सारा जीआईटी चेक कराएंगे या फिर पूरी बॉडी ने एग्जामिन कराएंगे तो पहले क्या है, लंग्स आएंगे, फिर क्या होगा, लीवर होगा, फिर क्या होगा, गिजार्ड होगा,
लीवर के बाद क्या होगी, किडनी आओगी, और लीवर और किडनी के बीच में क्या होंगी, इंटेस्टाइन आऊँगी। तो इन सारे के अंदर अपन के देखने में नोड्यूल्स देखने मिलेंगे। अब इसके हिस्टोपैथोलॉजिकल लीजन देखा है तो ग्रेनुलोमा देखने मिलेगा। अब इस ग्रेनुलोमा का स्ट्रक्चर बताया गया तो ग्रेनुलोमा का जो सेंटर होगा, सेंटर के अंदर जो स्ट्रक्चरलेस मास होगा, स्ट्रक्चरलेस का मतलब यानी कि उसकी कोई भी बाउंड्री को नहीं होगी उस मास को। मास मतलब यार कोई भी कंटेंट है ना, उसका एक ग्रुप ऑफ कंटेंट, ये ग्रुप ऑफ आइटम या ग्रुप ऑफ कंटेंट उसना पाके कह रहा मास क्या करना। तो बैक्टीरिया का जो मास मिलेगा स्ट्रक्चरलेस, यानी कि उसके पास तो ना तो कोई रिजिड सेल वॉल होगी, ना कोई रिजिड सेल मेम्ब्रेन होगी। अगर ना है उसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो फ्लेक्सिबिलिटी है, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो स्ट्रक्चरलेस होगा, ठीक है, यानी कि उसका नेक्रोसिस कर दिया, उसकी ख़त्म कर दिया जाए तो स्ट्रक्चरलेस मास मिलेगा बीच में। और कुछ जगह पर उसकी कैल्सीफाइड मिलेगा, यानी कि कुछ जगह पर जो है उसके अंदर कैल्सिफिकेशन भी देखने मिलेगा। और जोन ऑफ केजियो नेक्रोटिक मास है वो जो है वो सराउंडेड हुआ केजियो नेक्रोटिक मास। केजियो मतलब केजियस नेक्रोसिस, नेक्रोटिक का मतलब है डेथ ऑफ द टिश्यू इन द लिविंग बीइंग, मास का मतलब ग्रुप ऑफ आइटम या फिर ग्रुप ऑफ कंटेंट। तो केजियस नेक्रोसिस क्या आ रहा है, केजियस नेक्रोसिस के अंदर जो आ रहा है सेल है ना, सेल की मेम्ब्रेन तो बची रह जाएगी, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी ऑर्गेनिल्स होंगे उनने जो सेल के एंजाइम्स होंगे वह खुद न खुद डाइजेस्ट कर लेंगे, ठीक है, तो वो केजियस नेक्रोसिस हो जाएगा। तो नेक्रोटिक का मतलब है नेक्रोसिस डेथ ऑफ द टिश्यू इन द लिविंग बीइंग, और मास अब यह सारे टिश्यू की डेथ हो जाएगी, केजिएटिव नेक्रोसिस हो जाएगा। तो वो केजिएटिव नेक्रोसिस का मास जो है वो बीचों बीच जो है वहाँ पर प्रेजेंट होगा, और उस केजियो नेक्रोटिक मास ने जो है वो कुछ जगह से कैल्सीफाइड होगा, कुछ जोन जो है कैल्सिफिकेशन जोन है उसने सराउंड कर लेगा, उसके चारों तरफ मिलेगा जोन ऑफ ग्रेनुलेशन भी देखने मिलेगा। उसके बाद अपन एपिथेलियोइड सेल्स भी देखने मिलेंगे उसके चारों तरफ, जो केजियो नेक्रोटिक मास होगा उसके चारों तरफ ग्रेनुलेशन जोन भी देखने मिलेगा, उसके चारों तरफ एपिथेलियोइड सेल भी देखने मिलेंगी। और जब ये एपिथेलियोइड सेल जब क्वेलीज हो जाएंगी, यानी कि जब इकट्ठी हो जाएंगी तो एक फ्यूजाइंट सेल का स्ट्रक्चर बना लेंगी। फ्यूजाइंट लाइक स्ट्रक्चर, ये जो पूरा ग्रेनुलोमा है वो किसकी तरह दिखाई देगा, वो ट्यूबरक्लोसिस का ग्रेनुलोमा की तरह दिखाई देगा, सेम टू सेम वही दिखाई देगा जैसा ट्यूबरक्लोसिस के अंदर देखने मिला कर, ठीक है। तो ये है, या देखो किसका स्ट्रक्चर है, ग्रेनुलोमास फॉर्मिंग लार्ज येलोइश नोड्यूल्स। तो जो लार्ज अब यह बतास को कौन सा ऑर्गन है, सही मस्त इस तरह लागा जना टॉफी का गांठ मार कर राखी लीवर है। और लीवर एक तो कलर तो समझ जाओ कि लीवर है, ठीक है, और दूसरा तो ये ग्रेनुलोमा ये वाइट कलर के जो भी पार्ट है नेक्रोटिक केजियो नेक्रोटिक फोकाई, तो कैल्सिफिकेशन हो रहा है वाइट कलर की होगी। तो ये वाइट कलर का जो केजियो नेक्रोटिक फोकाई है तो इसका कारण क्या है, ये येलोइश नोड्यूल्स हैं, ये ग्रेनुलोमाज हैं, ये लार्ज कलर के हैं, वाइट केजिएटिव नेक्रोटिक फोकाई हैं, इनके चारों तरफ के है कैल्शियम की लेयर है, उसका बीच में क्या है, उसके बीच में केजिएटिव मास है, केजियो नेक्रोटिक मास है, केजियो नेक्रोटिक मास के चारों तरफ क्या है ग्रेनुलेशन जोन है, ग्रेनुलेशन जोन के चारों तरफ क्या एपिथेलियोइड सेल है, एपिथेलियोइड सेल के चारों तरफ क्या होया करे, एपिथेलियोइड सेल के चारों तरफ होया करे जाइंट सेल। तो जाइंट सेल अरे इनका जो सारी मिलकर क्या बनाया ग्रेनुलोमा बनाया गया। और ये जो ग्रेनुलोमा है किसकी तरह दिखाया जाए, ट्यूबरक्लोसिस का ग्रेनुलोमा की तरह दिखाया जाए, टीबी का ग्रेनुलोमा की तरह दिखाई देगा, ठीक है। तो इसके बाद है यो माइक्रोस्कोपिक लीजन्स, ये ग्रेनुलोमा का माइक्रोस्कोपिक लीजन देखो कैसा है। माइक्रोस्कोपिक लीजन के अंदर नोड्यूल्स देखने मिलेंगे, एपिथेलियोइड और जाइंट सेल देखने मिलेंगी। ये भी है जो है नोड्यूल्स छोटे छोटे नोड्यूल्स, ये जो एरिया बन रहे हैं इसके अंदर अपन के देखने मिलेंगे एपिथेलियोइड और जाइंट सेल देखने मिलेंगी, जो कि नेक्रोटिक सेंटर ने जो है घेर रही हैं। यो बीच में सेंटर है या फिर यो जो सेंटर है नेक्रोटिक सेंटर है, नेक्रोटिक एरिया है, किसा मास है यो है इसकी कोई बाउंड्री कौन थी ना, स्ट्रक्चरलेस मास। तो स्ट्रक्चरलेस बताओ इसका कोई स्ट्रक्चर है, इजना पा ओवल कैस का, इजना पा स्क्वायर कैस कहाँ, इजना पा आइकोसाइडल कैस का, इजना पा स्फेरिकल कैस का, कुछ नहीं कह सकते। तो स्ट्रक्चरलेस मास है। तो इसके चारों तरफ के जाइंट सेल हैं, इसके चारों तरफ के एपिथेलियोइड सेल हैं, उनके नोड्यूल्स हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक लीजन किसका है, ग्रेनुलोमा का माइक्रोस्कोपिक लीजन है। तो इसके बाद मैंने बताई थी ना ये ग्रेनुलोमा का बीच में डिफरेंस बताऊंगा। ये कोली ग्रेनुलोमा जो इकोलाई का द्वारा इकोलाई का म्यूकोइड स्ट्रेन का द्वारा जो ग्रेनुलोमा बनाया गया है जिसकी अब कोली ग्रेनुलोमा क्या था, और एक
ट्यूबरक्लोसिस का जो ग्रेनुलोमा है उसके बीच में क्या डिफरेंस है। ट्यूबरक्लोसिस का जो ग्रेनुलोमा है वो स्प्लीन और हड्डी के अंदर देखने मिलेगा, बोन के अंदर और स्प्लीन के अंदर देखने मिलेगा। लेकिन कोली ग्रेनुलोमा का जो ग्रेनुलोमा है वो स्प्लीन और बोन का, स्प्लीन के अंदर तो रेयरली देखने मिलेगा, मेनली लीवर के ऊपर देखने मिलेगा। मैंने क्या बताया था कौन कौन से पार्ट के अंदर नोड्यूल्स देखने मिल सकते हैं। लंग्स के अंदर देखने मिल सकते हैं, लीवर के अंदर देखने मिल सकते हैं, गिजार्ड के अंदर देखने मिल सकते हैं, किडनी के अंदर देखने मिल सकते हैं, और इनके बीच में कौन है, इंटेस्टाइन के अंदर देखने मिल सकते हैं। तो कितने स्प्लीन का नाम लिया मैंने, स्प्लीन का जिक्र कराया है नहीं कराया तो स्प्लीन के अंदर रेयरली देखने मिलेगा कोली ग्रेनुलोमा। बोन के अंदर तो कतई देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो टीबी का ग्रेनुलोमा स्प्लीन के अंदर भी देखने मिलेगा, बोन के अंदर भी देखने मिलेगा, लेकिन कोली ग्रेनुलोमा का जो ग्रेनुलोमा स्प्लीन के अंदर भी ना बहुत रेयरली देखने मिलेगा, बोन के अंदर देखने ही ना मिला, ठीक है। तो ये जो टीबी ग्रेनुलोमा है इसकी स्टेनिंग की बात करें तो जेड स्टेनिंग, जील नेल्सन स्टेनिंग के थ्रू आप इसकी स्टेनिंग कराएं। क्यों कराएंगे, क्योंकि ये एक एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है, नॉर्मल स्टेनिंग से स्टेन नहीं होगा, इसके अंदर कुछ प्रोसेस हैं उसकी आप जो है फॉलो कराएंगे, और एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है। तो इस एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म का प्राइमरी स्टेन कौन सा, जील नेल्सन स्टेनिंग का प्राइमरी स्टेन कार्बोइल फ्यूजन स्टेन है, ठीक है। याद रखिए ये बात, माइक्रोबायोलॉजी में कितने काम आ जाएगी। कोली ग्रेनुलोमा थी आप कौन सा स्टेनिंग मेथड तक कराएंगे, टेलर स्टेनिंग मेथड तक कराएंगे, ठीक है। टेलर स्टेनिंग मेथड से जो है आप कोली ग्रेनुलोमा ने स्टेन कराएंगे। इसके बाद है टीबी ग्रेनुलोमा के अंदर बहुत सारे बर्ड इफेक्ट होंगे, क्योंकि क्यों होगा ट्यूबरक्लोसिस, एवियन ट्यूबरक्लोसिस होगा ना, तो किस कारण होगा, माइकोबैक्टीरियम एवियम सब स्पीसीज एवियम, उसके कारण जो है एवियन बर्ड्स के अंदर जो है टीबी ग्रेनुलोमा बनेगा। तो इसके कारण बहुत सारे बर्ड्स अफेक्ट होंगे, लेकिन कोली ग्रेनुलोमा का कारण कुछ बर्ड अफेक्ट होंगे, क्योंकि बहुत सारे के अंदर रेजिस्टिविटी होगी, या फिर ई कोलाई जो है वो उसकी एक डायरेक्शन मिल जाएगी, भाई इंटेस्टाइन में जा उसकी ये सीमित रह जाए और ज़्यादा दिक्कत ना करे। तो कोली ग्रेनुलोमा जो है वो कुछ बर्ड्स के अंदर देखने मिल जा रहा है। टीबी ग्रेनुलोमा की बात करा तो वो रिप्रोड्यूस हो सका है, यानी कि रिप्रोड्यूस का मतलब एक बार ठीक हो जाएगा ना तो दोबारा भी बन सका है। लेकिन कोली ग्रेनुलोमा अगर एक बार ठीक हो गया तो बहुत रेयर कंडीशन है, यानी कि 0.01% कंडीशन है कि वो दोबारा बनेगा, यानी कि एक बार ठीक हो गया तो ठीक हो गया, यानी कि आप इसका जो पॉजिटिव एजेंट है उसने हटा देंगे या उसका नोड्यूल हटा देंगे तो आप उस एनिमल के उस एरिया में ठीक कर सका। हाँ, लेकिन टीबी ग्रेनुलोमा के अंदर यूँ नहीं हो सकता, एक बार वो ग्रेनुलोमा हटा दिया तो अपने पास या गारंटी को नहीं है कि वो ग्रेनुलोमा दोबारा ना बने, यानी कि टीबी दोबारा को नहीं होगा, टीबी दोबारा हो सका है, ट्यूबरक्लोसिस दोबारा हो सका है, वो ग्रेनुलोमा दोबारा बन सका है, लेकिन कोली ग्रेनुलोमा में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद कोली पेरिटोनाइटिस वो नेक्स्ट टाइम कराएंगे, ठीक।